हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, आनुवंशिकी तथा विकास। इसमें देखिएगा जो दिया रखा है, इसमें आप देखेंगे कि पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इसमें आप देखिएगा, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो, प्रत्येक पे 1 अंक मिलेगा। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में नहीं लिए गए थे? तो आपको पता है कौन से नहीं किया गया था। देखो, तना लंबा या बौना, इसको तो लिया गया था। त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित, हाँ इसी को नहीं लिया गया था। ठीक है, बीज हरा या पीला, ये भी लिया गया था। फल, ये भी लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बी वाला, त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं, एक जोड़े को अपन लोग बोलते हैं, देखो, जीन नहीं विकल्पी, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, इसको बोलते हैं विकल्पी। ठीक है, इसका आंसर है विकल्पी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दे रखा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। देखो, बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है, तो बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? एक सूत्री डीएनए। ठीक है, एक सूत्री डीएनए। अब क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होगी? तो आपको पता है 44+X। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम की। अब केंद्रक बाह्य आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? क्या दे रखा है? देखो, केंद्रक बाह्य आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो आपको पता है केंद्रक बाह्य आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? प्लास्टिडों में। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसी का टाइप है, प्लास्टिड का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक सूचना जो जनकों से संतानों में कोशिका द्रव्य द्वारा आती है, तो किसके द्वारा आती है? तो आप सभी को पता होगा, कोशिका द्रव्य वंशागति। ठीक है, कोशिका द्रव्य में आती है। अगर वो केंद्रक द्वारा उसमें आती तो जेनेटिक कोड के थ्रू आती थी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगला, मनुष्य में असंसेचित अंडाणु में होता है, असंसेचित अंडाणु में क्या होता है? एक गुणसूत्र। कौन सा वाला? एक्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला, यदि एक रक्त स्रावी पुरुष तथा एक सामान्य स्त्री का विवाह हो तो संतान कैसी होगी? आपको पता है संतान सामान्य होगी। ठीक है, सभी सामान्य, इसका आंसर है डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया वाले रोग का वो था ये। वे जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? सहलग्न जीन। क्या बोलते हैं? सहलग्न जीन। ठीक है, अब देखते हैं गुणसूत्र काय के वाहक होते हैं? गुणसूत्र आपके पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, यानी कि इसमें तुम लोग लिख सकते हो पैतृक गुणों के वाहक, पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। तीसरा, उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? ये तो सभी को पता है, उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटॉन। ठीक है, म्यूटॉन, जीन्स के अंदर उत्परिवर्तन आ जाता है अचानक से, उसको म्यूटॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता है बाई क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है, जो कि मेल के स्पर्म में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, किसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल भी लिखोगे तब भी चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछते हैं कि मेंडल ने जो है जो अपना काम किया था मटर पर, कब से लेकर कब तक किया था? तो ये किया था 1856 से लेकर 1863 तक। ये 7 साल जो है काम किया था मेंडल ने मटर नामक पौधे पर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। आप लोग लिख सकते हो पाइसम सेटाइवम। ठीक है ना, ये भी याद कर लेना, आ सकता है गार्डन पी। अब देखते हैं जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी मिलाइए में सबसे पहला जो जोड़ी दे रखा है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता किससे मिलता है? गुलाब बॉस से। ठीक है, अगला देखते हैं बाई गुणसूत्र। जो बाई गुणसूत्र दे रखा है वो क्या करता है? आपका लिंग निर्धारण करता है। रंग वर्णांधता, रंग वर्णांधता वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है? आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि रंग वर्णांधता वाला लिंग सहलगन रोग है। और देखिए 44+XXY वाली जो कंडीशन आती है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आती है। ठीक है, और हेट्रोजाइगस का कौन एग्जाम्पल है जो लास्ट बचा है? टीटी जीन प्रारूप। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। संलग्नता की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? TH मॉर्गन ने। TH मॉर्गन ने। अच्छा, एक और सवाल आता है कि संलग्नता की खोज TH मॉर्गन ने
किस पे खोज करी थी? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फल मक्खी है, उस पर अध्ययन किया था, ड्रोसोफिला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने पौधों के लिए मटर को चुना था, मटर, पाइसम सटाइवम। तीसरा, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत होता है ना, वो सटन एवं बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये और कब दिया था ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, सटन एवं बॉवेरी ने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति को कितने नियम प्रस्तुत किए? तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर देखते हैं। मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबको पता है कि मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उसने में एक समय में केवल एक ही लक्षणों की वंशागति करी थी, एक टाइम में एक ही लक्षणों की वंशागति करी थी। और दूसरा, उसने ना अपना जो प्रत्येक अध्ययन किया था ना, वो F2 और F3 पीढ़ी तक, चूँकि वो मैथ का टीचर था, मैथ का वो था, उसको F2 और F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया। और इसने अपने हर प्रयोग का एक रिकॉर्ड रखा, इसलिए जो है उसको मतलब सफलता मिली। ठीक है ना। और मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु ऐसे पौधे को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था, इसलिए उसकी सफलता जो उसे मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मोजीन एवं योज्यजीन किसे कहते हैं? तो प्लाज्मोजीन और योज्यजीन का मतलब क्या होता है? देखो, प्लाज्मोजीन केंद्रकीय गुणसूत्रों के बाहर जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं ना, उनको प्लाज्मोजीन बोलते हैं। केंद्रकीय गुणसूत्र के बाहर, समझ रहे हो ना, मतलब केंद्र के मतलब सेंट्रल न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, उनके बाहर जो गुणसूत्र होंगे ना, उनको प्लाज्मोजीन बोलेंगे, जो जीन पाए जाते हैं। योग्य जीन कौन से? कुछ जीन जोड़े में रहकर अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनको जोड़े को बोलते हैं योग्य जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम तो सबको पता है कि मेंडल ने वंशागति का जो प्रभाविता का नियम दिया गया था ना, वो किस पे दिया गया था? पौधे, मटर के पौधे पर लंबाई और बोने को उस पर अध्ययन करके उसने बताया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो मतलब प्रभाविता का नियम कैसे लिखोगे? जब विपरीत जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी नहीं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, एक संकर एवं द्विसंकर क्रॉस में 2 अंतर लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2018 में आ चुका है। एक ही इसमें पहला अंतर क्या है? एक साइड में लिख लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक साइड में लिख लो डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है इसमें एक ही जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है, इनको लेकर, जैसे लंबा और बौना, बस ये एक संकर क्रॉस हो गया। द्विसंकर क्रॉस का मतलब हो गया इसमें 2 जोड़ी लक्षणों का वो कराया जाता है क्रॉस। जैसे देखो, एक संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप का अनुपात होता है ना, वो 3:1 होता है, और द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। अच्छा, एक और रह गया, 2 अलिंग सूत्री विकारों के नाम और उनके लक्षण लिखिए। तो 2 अलिंग सूत्री विकार कौन कौन से हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों रोग हैं। लक्षण क्या है? देखो, मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिन के व्युत्पन्न जमा हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? मंदबुद्धि होती है, IQ में कमी होती है, और फिनाइल एलेनिन के व्युत्पन्न रोगी के मूत्र में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सबसे बड़ा लक्षण क्या है? रक्त की कमी हो जाती है, बुखार आता है, RBCs का जो साइज है ना, वो हसिया आकार का हो जाता है ना, हसिया आकार का। स्प्लीन में भी कमजोरी आ जाती है। फिनाइल कीटोन यूरिया बता दिया और सिकल सेल एनीमिया बता दिया, दोनों आप लोग कर सकते हो। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाइए। देखो, इस नियम के अनुसार पृथक्करण का नियम क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जोड़ों के जो फैक्टर होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, और उनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में आता है। मेंडल ने उसको कारक बोला था, आज हम लोग इसको गैमीट बोलते हैं। ठीक है ना, इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। इस उदाहरण क्या है? देखो, इस नियम को एक संकर क्रॉस के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है ना, आप लोग देखोगे जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने के साथ क्रॉस कराते हैं, देखो स्मॉल टी, तो ये शुद्ध अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग, एक कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग होते हैं।
और ये शुद्ध रूप से पृथक होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं होती है। इसी से अपन लोग इसको समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। तो आपको मैं बताऊं, डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, देखो डाउन सिंड्रोम ये रहा आपका, यहाँ पे ये ऊपर है, देखो ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इस परिवर्तन में क्या होता है, जो 21वीं जोड़ा जो होता है ना, 21वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है ना ऑटोसोम में, 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं इसमें, अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, है ना। डाउन सिंड्रोम समझ रहे हो ना, कि 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं, देखो इसको बोलते हैं समजात गुणसूत्रों का ट्राइसोमी, ट्राइसोमी बोलते हैं। लक्षण क्या है, देखो ऐसे सिंड्रोम वाला व्यक्ति छोटे कद का होता है, कमजोर दिमाग वाला होता है। इनकी जीभ मोटी होती है, अंगुलियां ठूंठीदार होती हैं, आंखें तिरछी होती हैं, पलकें बड़ी सी होती हैं, ठीक है। इनको अपन लोग मूर्ख भी बोल सकते हैं एक टाइप से। अब ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए, 3 अंतर। देखो जीनोटाइप में और फिनोटाइप में कैसे लिखना है, देखो जीनोटाइप एक साइड लिख लेंगे और फिनोटाइप एक साइड में लिख लेंगे। जीनोटाइप यह किसी जीव का जीन संगठन को व्यक्त करता है, किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। और फिनोटाइप क्या होता है, उसके बाह्य स्वरूप को व्यक्त करता है। जीनोटाइप जीन का समुच्चय होता है, इनका लक्षण एक समान होता है। फिनोटाइप का भौतिक अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जीव के जीनोटाइप में देखो, जीव के जीन प्रारूपी को स्थापित करने के लिए उसके पूर्वजों के गुणों को आधार बनाया जाता है, जबकि ऊपरी तौर से देखने वाला प्रारूप समलक्षणी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कुल मिला के इसके पेरेंट्स के गुणों को ज़्यादा नहीं देखा जाता है फिनोटाइप निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये रहा, टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस को समझाइए। देखो बैक क्रॉस लिखिए, इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी की जो संकर संतानें बनी है ना, उनमें से किसी भी प्रभावी अप्रभावी किसी भी पेरेंट के साथ संकरण करा दें तो उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। लेकिन यदि जो प्रथम पीढ़ी में जो संतानें बनी हैं उनका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। यानी कि every test cross is a back cross but every back cross is not a test cross, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन अंतर लिखिए उत्तर। जो ये सिंड्रोम होता है ना, मनुष्यों की द्विगुणित कोशिकाओं में ऑटोसोम के अलावा लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम आता है, यानी कि एक क्रोमोसोम की कमी होती है। 44 प्लस एक्स कंडीशन बोलते हैं इसको। तो यानी कि इसमें 46 की जगह 45 ही क्रोमोसोम होते हैं टोटल, ठीक है ना। इस प्रकार का जो मनुष्य होता है ना, वो स्टेराइल होता है। देखो अगर ये महिलाओं में हो रहा है तो इनमें अंडाशय विकसित नहीं होते, स्तन भी कम विकसित होते हैं, इनकी गर्दन वैसी होती है थोड़ी सी झुकी हुई और छाती चौड़ी होती है। आनुवंशिक रूप से ऐसे मनुष्य नर और मादा दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मनुष्य टिटलापन, कमजोर मस्तिष्क, शरीर पर कम बाल तथा छोटे स्तन ग्रहण होते हैं और स्टेराइल मैन होते हैं। यह सिंड्रोम एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा लिंक गुणसूत्र के कारण होता है। ऐसे मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, यानी कि 46 की जगह 47 आ जाते हैं, है ना, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए उनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहप्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। सहप्रभाविता, देखो सहप्रभाविता क्या होती है कि मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार एक जीन के एलील में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी गुण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी लेकिन आप लोग देखेंगे इसमें प्रदर्शित होते हैं प्रथम पीढ़ी में ही, कुछ जातियों में प्रथम पीढ़ी में ही प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों ही गुण प्रदर्शित हो जाते हैं, इसे सहप्रभाविता बोलते हैं, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है, देखिए जब किसी जीन के हेटेरोजाइगस में उत्पन्न जीन उन दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्म जीवों के उत्पन्न लक्षण होता है, इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी बोलते हैं,
मतलब किसी जीन के हेटेरोजाइगस है ना, उस लक्षण के दोनों विकल्पियों के लिए होमोजाइगस उत्पन्न करता है, मीडिएटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, यानी जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। देखो, जीन के किसी एक क्षारक बिंदु में होने वाला परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाता है। जैसे अपन ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, इसमें GAG से GUG हो जाता है ना। GAG जो कोडन होता है ना, वो आपको पता है कि ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन को कोडेड करने लगता है। ठीक है, इस परिवर्तन को हीमोग्लोबिन असमानता कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग दीर्घ उत्तरीय। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि लिंग संलग्न रोग पुरुषों में होते हैं स्त्रियों में नहीं? तो आप सभी को पता है कि लिंग संलग्न रोग क्या होता है, अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होते हैं, अप्रभावी जीन के कारण, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये जो है उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं कि चूँकि सभी जानते हैं कि पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उनमें यह जीन उपस्थित होने पर रोग उत्पन्न हो जाता है, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसी हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है उत्पन्न ही नहीं हो पाती, तो ये रोग उत्पन्न ही नहीं होता। होमोजाइगस में तो है ना, स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था जो होती है ना उसमें उत्पन्न नहीं होते। सामान्य एलील प्रभावी हो जाता है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, वेक्टर की तरह कार्य करते। देखो जैसे उत्तर देखो, उसका उदाहरण क्या है, देखो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, जो नर शिशु में अप्रभावी वाहक तथा महिलाओं से आता है। महिलाएं वाहक का कार्य करती हैं और नर में आता है। ठीक है, वाहक महिलाएं हीमोफीलिया के लिए हेटेरोजाइगस होती हैं तथा इनमें सामान्य एलील की उपस्थिति में हीमोफीलिया की स्थिति नहीं बनती है। स्त्रियों में हीमोफीलिया से ग्रस्त होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि इस स्थिति के लिए उसकी माँ का वाहक होना तथा पिता का हीमोफीलिया से ग्रस्त होना बहुत अधिक आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दे रखा है, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णांधता का एक रेखाचित्र बनाकर बताइए। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्णांध मनुष्य में बीमारी के रूप में पाई जाती है। इस रोग द्वारा ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इस रोग की वंशागति भी हीमोफीलिया की तरह ही होती है। वर्णांध पुरुष एवं सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में सभी लड़के सामान्य होंगे तथा पुत्रियां वर्णांध रोग से ग्रस्त न होकर रोग की वाहक होंगी, क्योंकि वर्णांधता रोग का जीन पुत्रियों के XX गुणसूत्र में केवल एक X गुणसूत्र पर ही होता है, इसलिए वे रोग की वाहक होंगी। जैसे मैं आपको तुम्हें बताऊं, यहाँ पर देखिए, अगर इसका मैं बताता हूँ तुमको। देखो ये सामान्य स्त्री है XX, ठीक है, और ये वर्णांध पुरुष है X स्टार लगा देता हूँ, ये Y। तो जब इनका आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो देखो X एक पे स्टार लग जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक X पे स्टार लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों XX हो गए। अब देखते हैं इसका X और X स्टार, ठीक है, और इसका X और Y, ठीक है, सॉरी X और Y हो गया यहाँ पे, X स्टार और Y, X स्टार और Y। तो देखो दोबारा बनाते, देखो सबको समझ में नहीं आया होगा। देखो सामान्य वो है ये महिला स्त्री और ये वर्णांध पुरुष है, इससे क्रॉस कराओ तो देखो X और X डैश, ठीक है, यहाँ से कराओ देखो X और Y। अब इस X का दोनों के साथ कराओ X और X डैश, और फिर कराओ X और Y। देखो जो पुत्र है वो दोनों ही सामान्य है, लेकिन जो महिलाएं लड़कियां उत्पन्न होंगी वो जो है वाहक पुत्री की तरह आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राय पुरुषों में वर्णांधता रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियों में इसकी वाहक होती है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। अरे यार ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं के विषम युग्मजी होने पर भी यह प्रकट नहीं होता है, सिर्फ हीमोफीलिया की तरह ही। महिला में इसका प्रकट होने के लिए उनका होमोजाइगस होना बहुत आवश्यक है। होमोजाइगस होना ऐसा तभी हो सकता है जब उनकी माता वाहक या पिता वर्णांध होना चाहिए। दूसरी ओर पुरुषों में केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है तो ये अभिव्यक्त हो जाता है क्योंकि Y क्रोमोसोम इसके समजात नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हीमोफीलिया रोगी पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से कर दिया जाए
तो संतति का रेखा चित्र बनाइए। ये तो सिंपल है। देखो हीमोफीलिया का पुरुष है तो देखो कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई, इसमें एच लगा देता हूँ मैं। हीमोफीलिया ये हीमोफीलिया पुरुष है, ये एक्स ये महिला है। देखो रेखा चित्र कैसे बनेगा, एक्स एच एक्स, ये देखो एक्स एच एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें वाई एक्स वाई, ठीक है, यहाँ बनेगा एक्स वाई। तो देखो सामान्य लड़के हो रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, वाहक पुत्रियां, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ हुए। देखो सबसे पहला लाभ क्या हुआ मेंडल द्वारा, मैं बताता हूँ। मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, इसलिए जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। दूसरा, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, यानी स्वपरागित हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें आसानी से परपरागण कराया जा सकता है। तीसरा, मटर में अनेक विरोधी लक्षण होते हैं, मटर में अनेक विरोधी लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वंशागति में गुणसूत्रवाद को किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति का गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया, यह सन 1902 में सटन तथा बॉवेरी नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। सटन तथा बॉवेरी नामक वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। सटन तथा बॉवेरी ने कब किया था, 1902 में, ये सन याद रख लेना। यह निष्कर्ष निकाला कि प्रजनन के समय युग्मकों में जनकों के जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, उनमें पृथक्करण होता है, और फिर निषेचन के बाद जो है वो युग्मनज बनता है, वो फिर से जोड़ियाँ मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि उन्होंने बताया कि वंशागति जो होती है ना, उसमें जो है गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिंदु क्या है, देखो निषेचन के फलस्वरूप बना जो द्विगुणित जायगोट होता है ना, गुणसूत्रों के एक सेट से माता जनक से तथा एक सेट पिता से आता है, ठीक है। दूसरा, किसी जीव के संपूर्ण जीवन में प्रत्येक गुणसूत्र अपनी अलग पहचान तथा संरचनात्मक विशिष्टता को बनाए रखता है। तीसरा, गुणसूत्र जीनों का वाहक होता है। चौथा, युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्रों के जो जीन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं तथा पृथक्करण हो जाता है उनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। देखो तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ना, वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ना, वो कहता है कि ये उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया था। देखो जीवों के गुण या लक्षण, यानी कि इनको कारक बोला जाता है, आज की पहले बोला जाता है, जीवों के गुण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों का या संततियों तक पहुंचते हैं, स्वतंत्र रूप से, ये बताया था। उदाहरण क्या था कि मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण और द्वितीय पीढ़ी में अप्रभावी सभी कारकों के प्रदर्शित हुए थे। जैसे क्या अनुपात आया था फिनोटाइप का, 9:3:3:1 आया था ना द्वितीय पीढ़ी में, एफटी पीढ़ी में, ये फिनोटाइप का अनुपात था। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का अच्छे से विश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन कि वंशागति जीन विनिमय क्या है, समझाइए। तो जीन विनिमय आप लोगों को पता होगा जीन विनिमय क्या होता है। देखो मैं तुमको अभी समझाता हूँ। देखो इसमें जो दे रखा है ना, वो है देखो कि जीन विनिमय, जीन ट्रांसफर। देखो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के बीच उनके कुछ भाग को चेंज हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ, जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो सेल डिवीजन की मियोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस प्रोपेज फर्स्ट की जो जाइगोटीन होती है ना, जाइगोटीन अवस्था, उसमें जो है ये देखने को मिलता है। कैसे होता है, जैसे मान के चलो एक क्रोमोजोम ये है, दूसरा एक क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम ये रहा पास में, तो इनके जो ये वाली जो आर्म होती है ना, इसका इस पे और इसका इस पे कुछ भाग जो है एक्सचेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं, यही वजह है, क्रॉसिंग ओवर ही वजह है जिससे विभिन्नताएं आती हैं, जीवों में नए गुण आते हैं, और जीवों में जो है ये स्टडी करते हैं ना अपन लोग यूजेनिक्स सुजनन की, इसी की मदद से करते हैं। और क्रॉसिंग ओवर यदि ना हो तो जीवों में विभिन्नता आएंगी ही नहीं, ठीक है ना। जीन विनिमय क्या है कि गुणसूत्रों का एक जो भाग होता है, एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र पर, दूसरे गुणसूत्र का पहले गुणसूत्र पर एक्सचेंज होना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता को समझाइए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको, लिंग संलग्नता क्या होता है। लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित लिंग संलग्न जीन लिंग के संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, इसलिए उनको लिंग संलग्न रोग कहते हैं। और हीमोफीलिया का मैं अभी आपको समझा चुका था, ठीक है। इसमें जो महिला जो होती है वाहक का तरह कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। देखो कि मनुष्य जो होता है ना, देखो मनुष्य जो होता है ना, अभी रुको जरा मैं बताता हूँ। इसमें कैसा है, द्विगुणित प्राणी है। इसमें 2n बराबर 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है। जो मादा होती है उसमें XX होता है और नर होता है उसमें XY होता है। लेकिन जब यदि ये डिपेंड करता है कि बाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु है वो कब जो निषेचित करता है कि नहीं। यदि XX क्रोमोसोम वाले जो गैमीट अगर मिलेंगे तो क्या होगा, लड़की, और XY वाला क्रोमोसोम होगा तो होगा लड़का। यानी कि लड़की और लड़का होने की 50-50% संभावना होती है। और लड़का और लड़की होने के लिए लिंग निर्धारण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाई क्रोमोसोम यानी कि मेल, ना कि फीमेल, ठीक है। तो मुझे लगता है अपने जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब हम लोग अध्याय नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार देखते हैं। देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध कौन सा होता है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं अभी बता दूं, अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो डीएनए का जो मॉडल होता है उसमें डबल हेलिकल मॉडल होता है ना, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये आपस में काहे से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंधों से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो आपको पता है ये मिथ्योनिन को करता है। डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन था। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एलेक जेफरी, ये सही आंसर है एलेक जेफरी। अब देखते हैं डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग बता सकते हो, डीएनए जो द्विकुंडलन की जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। समापन कोडोन का कार्य कौन करता है। अरे भैया ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समापन कोडोन का मान वो होता है नाम UAG। अच्छा AUG जो था ना वो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है ना। कौन सा नाइट्रोजनस क्षार केवल RNA में पाया जाता है। तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। कहाँ, ये रहा यूरेसिल, इसका सही आंसर है। डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है। इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक। डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड जो है पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है ना। सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखते हैं रिक्त स्थान। जीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को में काट छांट को क्या बोलते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। दूसरा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा काय में परिवर्तन किया जाता है। जीवों के लक्षणों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उनके जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं अपन लोग। जीवों के लक्षणों में परिवर्तन किया जा सकता है, जीवों के लक्षणों में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा ओटी देखते हैं, UUA, UAG एवं UGA को क्या बोला जाता है। तो इनको बोला जाता है अपन लोग समापन कोडॉन। UAA, UAG, UGA इनको समापन कोडॉन बोला जाता है। इनको ओकर, एम्बल, ओपल, इनके 3 नाम होते हैं। अभी याद मत करना, तुम्हारे काम के नहीं है। सार्वजनिक एवं असंदिग्ध होते हैं, क्या होते हैं, जो कोडॉन त्रिक होते हैं ना, कोडॉन आपको पता है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो जो त्रिक के फॉर्म में रहते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, ठीक है, असंदिग्ध, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। डीएनए की सूचना का अनुलेखन काय के रूप में होता है। तुम्हें पता है mRNA के रूप में होता है, mRNA, ठीक है। डीएनए का जो सूचनाओं का अनुलेखन कौन करता है, कोडॉन के रूप में, लेकिन कौन करता है, इसका मैसेंजर कौन देता है, mRNA। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम क्या है।
तो तुम्हें पता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था क्रिक ने, ठीक है, इसको मिलाएंगे। ओपेरॉन, तो भैया ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन का जो मॉडल दिया था। न्यूक्लिक अम्ल जो है ये किससे मिलेगा आपका? क्या है ये? डीएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज किस में यूज होता है? अनुलेखन में। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एलेक्स जेफरी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। देखो, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, संरचनात्मक जीनों को एक साथ क्या कहते हैं? भाई साहब इन सबको मिला के एक साथ अपन क्या कहते हैं? ओपेरॉन मॉडल पढ़ा था ना अपन ने, लेक ओपेरॉन, उसमें। अब देखते हैं किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज की? तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मीस्चर ने आनुवंशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की सबसे पहले खोज करी थी, और उसको नाम क्या दिया गया था? न्यूक्लिन बोला था, बाद में जाके उसका न्यूक्लिक एसिड नाम हो गया था। अब देखते हैं राइबोज कैसी शर्करा है? तो आप लोग जानते होंगे राइबोज और डिऑक्सी राइबोज कैसी है? पेंटोज शर्करा है, ठीक है ना। ये कहाँ पाई जाती है राइबोज? आरएनए में। डिऑक्सी राइबोज कहाँ होती है? डीएनए के अंदर। डीएनए हेलिकेज क्या है? तो डीएनए हेलिकेज एक जीन बॉन्ड जो होते हैं ना उनको खोलने वाला एंजाइम है, ठीक है। जीन बंधों को खोलने वाला एंजाइम है ये, खोलने वाला एंजाइम, ठीक है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है इसमें, टीआरएनए के क्या कार्य हैं? तो टीआरएनए का आपको पता है, देखो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए कहाँ होता है आपका? न्यूक्लियस के अंदर। टीआरएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। और आरआरएनए कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर, ठीक है ना। ये तीनों जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो टीआरएनए का काम देखना है। देखो टीआरएनए के कुल आरएनए का 10% भाग होता है। ये टोटल आरएनए का जो है टीआरएनए कितना होता है? 10% होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से लेकर एमआरएनए तक पहुंचाता है, यानी ट्रांसफर करता है ये, ठीक है ना। अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पे जो एमआरएनए होते हैं ना वहाँ तक पहुँचा देता है। राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होते हैं। तो इसको ट्रांसफर आरएनए को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एमआरएनए द्वारा जो सूचना आती है ना उसको जो है ले जाता है कि भैया प्रोटीन बनाना है, मैसेज आया है उधर से। ओकाजाकी खंड क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, देखो जब अपन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं ना, देखो रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की दिशा में कार्य करता है। यानी कि एक सूत्र की जो प्रतिकृति तो सतत होती रहती है, लेकिन दूसरा जो खंड होता है ना वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। उसी को जो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है ना उन्हीं को अपन लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन्कोजीन, साइलेंट जीन व हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं? ऑन्कोजीन जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं उनको ऑन्कोजीन बोलते हैं। साइलेंट जीन किन्हें बोलते हैं? देखो वे जीन जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते साइलेंट जीन कहलाते हैं। हाउसकीपिंग जीन कौन से होते हैं? ऐसे जीन जिनकी आवश्यकता कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है उनको हाउसकीपिंग जीन बोला जाता है। अब देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? तो आपको पता है CO और NH बॉन्ड जो होता है ना उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखो अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है ना, अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसमें एक जल के अणु का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन, कोडोन एवं एंटीकोडोन को परिभाषित कीजिए। देखो कोडोन क्या होता है? एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला जो अमीनो अम्ल को कोड करती है उसे कोडोन कहते हैं। देखो जैसे AUG हो गया, जैसे GUC हो गया, GUG हो गया, ये कोडोन कहलाते हैं। लेकिन एंटीकोडोन क्या होता है? टीआरएनए पे स्थित वह ट्रिक जो एमआरएनए के कोडोन का सप्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है, एंटीकोडोन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे AUG का एंटीकोडोन UAC होता है जो फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। इसके 2 कोड हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रमोटर जीन का एक कार्य लिखिए।
तो प्रोमोटर जीन या उन्नायक बोलते हैं डीएनए के वह अनुक्रम जिनसे अनुलेखन के समय आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, उनको अपन प्रोमोटर जीन कहते हैं। एक्सॉन की उपयोगिता बताइए। एक्सॉन और इंट्रॉन मैंने तुमको पढ़ाया था अच्छे से, देखो क्या होता है। एक्सॉन यूकेरियोटिक जीन में असतत यानी कि विखंडित होते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते, डिसकंटिन्यूस होते हैं, असतत या विखंडित होते हैं, जिनके कोडिंग भाग एक्सॉन कहलाते हैं। एक्सॉनों के बीच में इंट्रॉन पाए जाते हैं। एक्सॉन ही अंतिम एमआरएनए का निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कि एक्सॉन और इंट्रॉन के भाग में जब टूटता है, मैंने बताया था, तो जो डीएनए टूटता है तो मैंने बताया था कि जो असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, उनको एक्सॉन बोलते हैं, और जो कंटिन्यूस होते हैं उनको इंट्रॉन बोलते हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की महापरियोजना, इसको महापरियोजना क्यों कहा जाता है? देखो पहली चीज़, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, मानव जीनोम परियोजना, इसके कुछ कारण हैं। देखो पहला कारण, मानव जीनोम परियोजना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा संयोजित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई परियोजना थी। दूसरा, इसमें कई देशों से वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। तीसरा, यह एक बहुत दीर्घ अवधि की परियोजना थी जो 1990 से लेकर 2003 में कंप्लीट हुई। अच्छा, इसमें जो है डीएनए के मानव जीनोम के कितने 3 × 10⁹ क्षारक अनुक्रमों को खोजा, मतलब उनका अध्ययन कर लिया गया। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा पैसा $9 बिलियन का जो है खर्चा आया था। और देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है कि अगर जीनोम के सभी क्षारकों के संबंधित आंकड़ों को एक पुस्तक में लिखा जाए तो उसमें 1,000 वाली 3300 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? 3300, और जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 अक्षर होंगे, तब जाके इतना बड़ा जो है डिटेल जो है लिख पाएंगे। सोचो कितनी बड़ी परियोजना थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, डीएनए नमूनों की विविधता एवं पूर्ण बहुरूपी डीएनए के क्रमों को विश्लेषण करना डीएनए अनुलेखन वो छापन कहलाता है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि डीएनए के कुछ जो एविडेंस, डीएनए के जो आधार पर वो ले लिए जाते हैं, एविडेंस लिए जाते हैं, उनका फिर जो है डीएनए के लेवल पर अध्ययन किया जाता है। जैसे एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले वो किया था। इसकी उपयोगिता क्या है? देखो सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान में की जाती है। फॉरेंसिक साइंस में जैसे मान के लो रेप हो गया या फिर जो है किसी का मर्डर हो गया, तो उसमें कुछ जैसे ब्लड हो गया, हेयर हो गया, त्वचा हो गया, लार, वीर्य, इनको जो है सैंपल के रूप में लिया जाता है, फिर इनका टेस्ट किया जाता है। जब अगर पुष्टि हो जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो फिर देखते हैं कि भैया हाँ ये जो है रेप जो है इसी पर्सन ने किया है। और क्या में प्रयोग करते हैं इसका? पैटर्नल मैटरनल, यानी कि अगर किसी की कोई संतान है या नहीं है तो उससे भी पता चल जाता है, यार डीएनए मैच करता है तो हाँ ये इसकी संतान है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग अपन, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाएं लिखिए। तो राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिका क्या है? राइबोसोम जो ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या करता है, एमआरएनए को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, राइबोसोम के जो घटक होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं डीएनए बहुरूपता क्या है। डीएनए बहुरूपता आपने पता होगा कि मनुष्य में एलीलिक बहुरूपता तो होती है, लेकिन साथ ही अन्य प्रकार से समष्टि की आनुवंशिक रूप से भी बहुरूपता होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग पहचान देती है। इसको बोलते हैं डीएनए बहुरूपता, यानी कि डीएनए के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसको डीएनए बहुरूपता बोलते हैं। मानव की जनसंख्या में अगर एक स्थल पर एक से अधिक एलील पाए जाते हैं तो उसको बहुरूपता का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि केवल एक न्यूक्लियोटाइड के बदलाव से प्रदर्शित होते हैं, जैसे एसएनपी बोलते हैं उनको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। लेकिन यदि कुछ बदलाव व्यापक होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, BNTR। ठीक है ना, BNTR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के प्रमुख गुण लिखिए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में आएगा। देखो, आनुवंशिक पदार्थ के प्रमुख गुण होते हैं। पहली चीज़, आनुवंशिक पदार्थ की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें लाखों जीव जातियों के विविध प्रकार के लक्षणों की आनुवंशिक सूचना संग्रहित हो सके। ठीक है। दूसरा क्या है, आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित संकेत सूचनाओं को पीढ़ी दर
ट्रांसफ़र होना चाहिए। तीसरा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ में अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, अपने गुण प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ में अपने संकेत सूचना को प्रतिलेखन द्वारा या फिर ऐसे पदार्थ में स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए जो इन सूचना को अनुवाद कर सके या प्रोटीन संश्लेषण कर सके, ठीक है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो जेनेटिक कोड क्या है, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। देखो जेनेटिक कोड क्या है, जीव की आनुवंशिक सूचना डीएनए में क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम के रूप में रहती है ना। वो डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए के रूप में अनुलेखित हो जाते हैं। तो ये प्रारंभ काल से उपस्थित होता है, ये यूनिवर्सल होता है और आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन के संश्लेषण को विशिष्टीकृत करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, 20 अमीनो अम्ल में से किसी एक को जो करता है, इसके गुण देखो, पहला ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, यानी कि कोई भी जेनेटिक कोड होगा वो त्रिक के फॉर्म में होता है। तीसरा कॉमा विहीन होता है, 2 जेनेटिक कोड के बीच में कभी भी कॉमा नहीं लगा होता। तीसरा ये अपह्रासित होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल के बीच अनुपातिक संबंध होता है, ये अपह्रास नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो इसमें दे रखा है, वो क्या है कि ये वाला है जेनेटिक कोड, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, वाटसन एवं क्रिक, अच्छा, डीएनए की पैकेजिंग क्या कहलाती है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें देखो डीएनए की पैकेजिंग आप मैं बता दूं आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा डीएनए की जो पैकेजिंग होती है ना, वो कैसे होती है, उस पर होती है न्यूक्लियोसोम की, न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ा होगा तुमने, न्यूक्लियोसोम। तो उसमें न्यूक्लियोसोम के मॉडल रूप में होती है, हिस्टोन जो प्रोटीन होती है ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज रहती है, जैसे एक रुई का गोला होता है ना, उसी प्रकार। तो उसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम जो डीएनए होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, आपको पता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहता है ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हिस्टोन के साथ मिलकर एक ऐसी संरचना बना लेते हैं इस प्रकार से गोलाकार, तो उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में पैकेजिंग रहती है, इसको न्यूक्लियोसोमल मॉडल बोलते हैं। अच्छा, क्यों रहती है पैकेजिंग, मैं आपको बता दूं, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फॉस्फेट के कारण होता है। और आपको पता है हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन के ऊपर जो है जो न्यूक्लियोटाइड जो है गुथ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वाटसन एवं क्रिक द्वारा द्विकुंडलित मॉडल का वर्णन कीजिए। देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, देखो वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल है वो ये है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दूसरा, ये प्रति समांतर होती है, यानी कि ये 3' to 5' होगी, तो ये 5' to 3' होगी। दूसरा, इसमें जो बीच जो दूरी होती है इसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, एक पिच में जो है 10 एंगस्ट्रॉम होंगे, 10 वो न्यूक्लियोटाइड होंगे, और 2 न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होगी कितनी होगी, देखो पूरी जो पिच की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अपन देखते हैं डीएनए का जो इसमें दे रखा था वाटसन ने, क्रिक ने, उन्होंने बताया था कि भैया एडेनिन हमेशा जो है थाइमिन के साथ जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है। ये जो है बताया था, ये प्यूरिन है, प्यूरिन की संख्या पिरामिडिन के बराबर होती है। ये जो है अपना हो गया वाटसन एवं क्रिक मॉडल। अब देखते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्शे एवं चेस का प्रयोग। देखो हर्शे एवं चेस ने क्या करा था कि लिखो जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ये बताया था, विशेषता बताई थी, जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ये आकार की लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इनमें उत्परिवर्तन होता है, ये लक्षण उत्पन्न करने वाली वे इकाइयां हैं जिनमें स्वयं की कॉपी बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भैया, अंतर एक तरफ लिख लेना आप लोग डीएनए और एक तरफ लिख लेना आरएनए। देखो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
देखो इसमें जो है राइबोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है पहला। इसमें क्या है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये जो है कुछ वायरसों को छोड़कर सभी में जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, लेकिन ये जो है वायरसों का आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए। ये डीएनए जो होता है वो 2 स्ट्रैंड का होता है और आरएनए जो है एक ही स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, अच्छा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तथा कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आरएनए यह भी आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन ये आनुवंशिक सूचना का वाहक है और प्रोटीन संश्लेषण में ज़्यादा भाग लेता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये भी चैप्टर जो है